गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो में हमने कृत्रिम खाई जनन जो है उसकी विधियों के बारे में पढ़ा था। उसमें देखो पहली विधि आपको जो बताई थी वो थी जो थी कर्तन, है ना। कर्तन में भी अपन ने दो भागों को देखा, एक स्तंभ कर्तन और एक मूल कर्तन। दूसरी विधि थी वो थी लेयरिंग या दाब लगाना। दाब लगाने में दो विधियां पढ़ी थी अपन ने, एक तो टीला दाब विधि और एक वायु दाब या गुप्ती विधि। और आज तीसरी विधि जो की है रोपण या इसको हम ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए रोपण क्या होता है। इस विधि में दो अलग अलग पौधों के हिस्सों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि वे संयुक्त होकर के एक नए पौधे का रूप धारण कर लेते हैं। इस विधि में क्या करेंगे हम, दो अलग अलग प्रकार के पौधे हैं उनके हिस्सों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि वो संयुक्त होकर के एक नए पादप का विकास करते हैं। अब देखो अच्छी किस्म का जो पादप का ऊपर का जो भाग है उसको तो हम क्या बोलेंगे, कलम। और जो कुछ घटिया किस्म का स्थानीय हमारा पौधा है उसका जो भाग जो कि नए पौधे का आधारी भाग का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं। अब कलम और स्कंद दोनों को बांध दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि इन दोनों के जो कैम्बियम है, कैम्बियम जिसको एधा के नाम से भी जाना जाता है, तो वो आपस में जुड़कर संयुक्त हो जाता है और संवहन ऊतकों के द्वारा परिवहन की क्रिया भी चालू हो जाती है। और जैसे ही ये जुड़ते हैं आपस में, कैम्बियम इनके संयुक्त होते हैं, तो उसके बाद में कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा यह कलम है वो स्कंद में फिट होकर के और यह एक नए पादप का रूप धारण कर लेती है। तो इसका उपयोग जैसे नींबू है, आम है आदि, गुलाब है आदि पादपों के लिए नए पादप विकसित करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, जिसको हम रोपण या ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब देखो रोपण की भी विधियां होती है। पहले नंबर की जो विधि आती है हिप जीवी या जिव्यारोपण, हिप जीवी या जिव्यारोपण। इसमें क्या करते हैं, देखो स्कंद और कलम जो है हमारी, स्कंद का मतलब नीचे वाला भाग और कलम का मतलब ऊपर वाला जो भाग है वो, तो इन दोनों की पहली खासियत क्या है कि इन दोनों की मोटाई है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा स्कंद है उसमें लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा एक चीरा लगाया जाता है ना। और जो कलम है उसको भी इसी के आकार में छील लिया जाता है और इस कलम को स्कंद का जो गड्ढा है उसमें फिट करके इनको कस करके बांध दिया जाता है। और कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि यह कलम जो है वो प्रस्फुटित होकर के और एक नए पौधे का रूप धारण कर लेती है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, जिव्यारोपण या हिप या जीव विधि के नाम से जानते हैं। दूसरी विधि जो आती है वो पच्छरोपण या वेज रोपण के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, कलम और स्कंद है उन दोनों का आकार क्या होता है, समान होता है। समान आकार की कलम और स्कंद ली जाती है और जो स्कंद होता है उसमें लगभग वी आकृति का एक चीरा लगा लेते हैं। स्कंद में वी आकृति का चीरा या खांच बना दी जाती है और जो कलम होती है उसको छेनी या वेज जैसे आकार में काट कर इस वी आकृति के गड्ढे में इसको फिट कर दिया जाता है। और फिर यह प्रस्फुटित होकर के कलम एक नए पादप का रूप धारण करती है। कलम का छेनी जैसा आकार होने के कारण इसे वेज रोपण के नाम से जानते हैं। तीसरी विधि आती है किरीट या मुकुट रोपण। इस विधि में क्या होता है कि जो स्कंद है उसकी मोटाई कलम की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा होती है। स्कंद बहुत ज़्यादा मोटा लिया जाता है कलम की अपेक्षा। फिर क्या करते हैं कि जो हमारा स्कंद है उसमें कुछ खांच बना ली जाती है चाकू से काट करके और फिर भिन्न भिन्न पादपों या एक ही पादप की भिन्न भिन्न जो कलमें हैं उनको इन खांचों में रोपित करके इनको कसकर बांध दिया जाता है। कुछ दिनों पश्चात हम देखेंगे कि ये कलमें हैं वो अंकुरित होकर नए पादपों का निर्माण करती हैं और ऊपर का जो हिस्सा है वो एक मुकुट के समान दिखाई देता है। इस कारण से इसको मुकुट या किरीट रोपण के नाम से जानते हैं। अगली बात जो आती है वो आती है चौथे नंबर की कलिका रोपण। इस विधि में क्या किया जाता है, एक ही कलिका का रोपण किया जाता है और इसमें क्या करेंगे, जो हमारा स्कंद है स्कंद में लगभग टी आकार की खांच बनाई जाती है।
कैपिटल टी जो होता है उसके जैसे आकार की स्कंद में खांच बनाएंगे और जो हमारी कलम है उसको भी इसी आकार में काट कर स्कंद की जो खांच है उसमें रोपित कर दिया जाता है और इसको कसकर बांध दिया जाता है, जिससे हम देखेंगे कि कुछ दिनों बाद यह कलम है स्कंद में फिट होकर के और यह प्रस्फुटित होने लग जाती है और नए पादप का विकास कर देती है। तो ये इस तरह से हमारी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं वो समाप्त होती हैं और अलैंगिक जनन है वो भी पूरा होता है। पादपों में अलैंगिक जनन की विधियां हैं वो पूरी हो जाती हैं। अब देखो अलैंगिक जनन का महत्व क्या है। महत्व पादपों के संदर्भ में यदि देखें हम तो अलैंगिक जनन का महत्व क्या होता है। पहला महत्व जो ये होता है कि मान लो कोई उजाड़ क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र नहीं है, तो उस क्षेत्र को हम उजाड़ क्षेत्र को इस विधि के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो विधि अपन ने पढ़ी है उनका उपयोग करके इसे शीघ्र ही हरा भरा बनाया जा सकता है। दूसरा जो महत्व है इसमें क्या होता है, कुछ पादप जैसे आलू है, केला है, बीज रहित होते हैं, है ना। तो ये बीज रहित पादप हैं, इनसे नए पौधे विकसित करने के लिए भी यह विधि है वो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। और इस तीसरा जो है इसमें क्या करते हैं कि इस विधि के द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छी किस्म वाले, अच्छी नस्ल वाले जो पादप हैं उनका विकास शीघ्रता से किया जा सकता है। अच्छी किस्म के पादप हम बना सकते हैं, अच्छे पुष्प और फल धारण करने वाले पादप शीघ्रता से बना सकते हैं। तो ये इसके प्रमुख महत्व है लैंगिक जनन के। अब देखो पादपों में लैंगिक जनन और उसके बारे में हम कल की वीडियो में देखेंगे। और यहाँ तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।